वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 2 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम ने फुटबॉल का डूरंड कप 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम ने किसको हरा करके ये खिताब जीता है? तो मोहन बागान की टीम को हरा करके ये खिताब जीता है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने मोहन बागान को 4-3 से हराया है, इस बात को आप याद रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम ने पहली बार डूरंड कप का खिताब अपने नाम किया है। इस बार जो डूरंड कप आयोजित किया गया था, यह इसका 133वां संस्करण था। फाइनल मुकाबला कहां खेला गया था? कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को विजेता के रूप में 60 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है और उप विजेता के रूप में मोहन बागान की टीम को 30 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। दोस्तों, डूरंड कप के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो यह फुटबॉल से रिलेटेड है और इसका आयोजन हर साल किया जाता है। इसका पहला आयोजन किया गया था 1888 में और यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और इसका आयोजन डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी के द्वारा करवाया जाता है। इसका नाम सर मॉर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया है। 2023 का खिताब किसने जीता था डूरंड कप का? वो जीता था मोहन बागान की टीम ने। तो अब तक मोहन बागान की टीम ने 17 बार डूरंड कप का खिताब अपने नाम किया हुआ है और 2023 में उप विजेता कौन रहा है? पूर्वी बंगाल। अच्छा, फुटबॉल से रिलेटेड कप की बात हुई है तो फुटबॉल से रिलेटेड अन्य और कप डिस्कस कर लेते हैं, जैसे रोबर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, आशुतोष कप और मर्केडा कप। ये सभी फुटबॉल से रिलेटेड हैं। फुटबॉल से रिलेटेड कुछ और प्रतियोगिता है, उनके भी विजेता डिस्कस करते हैं। जैसे ला लीगा 2024 का खिताब जीता था रियल मैड्रिड की टीम ने। इंडियन सुपर लीग 2024 का खिताब जीता है मुंबई सिटी ने। उप विजेता रहा है मोहन बागान। संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है सर्वश्रेष्ठ ने और उप विजेता रहा है गोवा। इसके अलावा कलिंगा या इंडियन सुपर कप 2024 का खिताब जीता है ईस्ट बंगाल ने। उप विजेता रहा है ओडिशा फुटबॉल क्लब और इसका आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया था। एएफसी एशिया कप 2024 का खिताब कतर ने हासिल किया था और उप विजेता जॉर्डन रहा है और एएफसी एशिया कप 2024 का आयोजन कतर में ही किया गया था। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लें। वहां पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट, टेस्ट पास, ये सभी मिल जाएगा। अच्छा, टेस्ट पास में क्या होगा? तो टेस्ट पास में भारत में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे और इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की। तो टेस्ट पास का यूज आप जरूर करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये टेस्ट पास आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में रूबीना फ्रांसिस ने कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा इसका ब्रॉन्ज मेडल। तो देखिए दोस्तों, पैरा शूटर है रूबीना फ्रांसिस, तो उन्होंने पेरिस पैरालंपिक में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। उन्होंने वीमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल के SH1 कैटेगरी में यह मेडल हासिल किया है। उनका स्कोर कितना रहा है? 211.1 का। दोस्तों, रूबीना फ्रांसिस का संबंध किस स्टेट से है? तो वह मध्य प्रदेश की है। और पेरिस पैरालंपिक 2024 में अब तक भारत ने कितने मेडल जीत लिए हैं? 5 मेडल जीत लिए हैं। तो जैसे अबनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग की SH1 कैटेगरी में। मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग की SH1 कैटेगरी में। प्रीति पाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है महिलाओं की 100 मीटर T35 कैटेगरी रेस में। और मनीष नरवाल ने सिल्वर मेडल हासिल किया है मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल की SH1 कैटेगरी में। तो इस प्रकार से अब तक भारत को 5 मेडल हासिल हो चुके हैं। दोस्तों, पेरिस पैरालंपिक 2024 की अगर हम बात करें तो यह इसका 17वां संस्करण है और इसका आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक किया जाएगा और इसका आयोजन फ्रांस की कैपिटल पेरिस में किया जा रहा है। मोटो क्या है इसका? गेम्स वाइड ओपन। और शुभंकर क्या है? पैरालंपिक फ्रीज, जो कि फ्रीजियन कैप से प्रेरित है। इस बार पैरालंपिक में
भारत के 84 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है, जिसमें से 32 महिला एथलीट हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2024 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? आंसर हो जाएगा 16। तो दोस्तों अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और पॉलिटेक्निक में नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2024 के लिए 16 टीचर्स का चयन किया है। तो अवार्ड के रूप में इन टीचर्स को 50,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे और इसके अलावा एक सिल्वर मेडल भी प्रदान किया जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इन 16 टीचर में किन किन राज्यों से कितने टीचर लिए गए हैं। जैसे मध्य प्रदेश से 2 टीचर लिए गए हैं, कर्नाटक से 2 टीचर, महाराष्ट्र से 2 टीचर और उत्तर प्रदेश के 2 और 2 तमिलनाडु के टीचर लिए गए हैं। गुजरात, दिल्ली, पुदुचेरी, उत्तराखंड, तेलंगाना और चंडीगढ़ से एक एक टीचर का चयन किया गया है। देखिए कुछ प्रमुख टीचरों की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश से सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी भोपाल कैंपस के जो प्रोफेसर हैं नीलाभ तिवारी, उनका चयन हुआ है और आईआईटी इंदौर के प्रोफेसर कपिल आहूजा को भी इसमें चुना गया है। और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर शहनाज आयूब और बीएचयू के प्रोफेसर विरंची कुमार शर्मा को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। 2024 के कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आईओसी का ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड अभिनव बिंद्रा जी को प्रदान किया गया था। सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी अवार्ड भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को प्रदान किया गया है। कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 बागवानी के क्षेत्र में नागालैंड को प्रदान किया गया है। और फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर रोशनी नादार को प्रदान किया गया है, जो कि HCL टेक की अध्यक्ष हैं। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 महाराष्ट्र को दिया गया है। और रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को प्रदान किया गया है। और पेन पिंटर पुरस्कार 2024 अरुंधति राय को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उप वायुसेना अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका तेजिंदर सिंह। तो तेजिंदर सिंह अभी हाल ही में उप वायुसेना अध्यक्ष बने हैं। तो भारतीय वायुसेना ने एयर मार्शल तेजिंदर सिंह को नया डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ नियुक्त किया है। और दोस्तों जो डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ होता है उसके पास वायुसेना में मॉडर्नाइजेशन और हथियारों की खरीद करने का इंचार्ज होता है। और बात करते हैं हम एयरफोर्स के बारे में, तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसका आदर्श वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम। और वायुसेना अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। चलिए रक्षा बलों के प्रमुख डिस्कस करते हैं। तो प्रमुख कमांडर कौन होता है भारत के रक्षा बलों का? वो होता है राष्ट्रपति। तो वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी रक्षा बलों की प्रमुख हैं। CDS कौन है वर्तमान में? अनिल चौहान। भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। और नौसेना प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के लिए नए झंडे और प्रतीक का अनावरण किसने किया है? आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक नए ध्वज और लोगो का अनावरण किया है। यहाँ पर आप वो लोगो देख सकते हैं, यानी अब सुप्रीम कोर्ट का नया लोगो इस प्रकार से होगा और नया ध्वज इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो इस ध्वज और लोगो का अनावरण किया है किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। और दोस्तों ये जो ध्वज और लोगो बनाया है इसकी अवधारणा किसने दी है? राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली ने। और इस झंडे में अशोक चक्र है और सुप्रीम कोर्ट भवन है और संविधान की पुस्तक है। ठीक है, तो ये सभी इसमें शामिल किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट भारत की शीर्ष अदालत है। 26 जनवरी 1950 को यह अस्तित्व में आया था, लेकिन इसने अपना कार्य शुरू किया था 28 जनवरी 1950 से। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसकी व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 तक की गई है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। अच्छा, DY चंद्रचूड़ का पूरा नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीर महतो किस राज्य के पहले ट्रांसजेंडर हैं जिन्हें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा झारखंड। तो दोस्तों अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर अमीर महतो को झारखंड के पहले CHO के तौर पर नियुक्ति मिली है। उन्हें नियुक्ति पत्र किसने प्रदान किया है? झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने। दोस्तों अमीर महतो ने ओडिशा के संबलपुर नर्सिंग कॉलेज से पढ़ाई पूरी की है। देखिए 2023 में झारखंड सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि जो सरकारी नौकरियां होंगी और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होंगे उनमें ट्रांसजेंडर के लिए
सीट रिजर्व की जाएगी। तो उसी का फायदा मिला है किसको? आमिर महतो को। दोस्तों प्रथम महिलाएं डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला रेसर कौन बनी है? डायना पंडोले। बिहार की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर कौन बनी है? मानवी मधु कश्यप। और दक्षिण रेलवे की ट्रांसजेंडर टीटीए कौन बनी थी? सिंधु गणपति। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय ट्रांसजेंडर कौन है? नर्तकी नटराज। और भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन है? जयंता कल्याण। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? मरियम नवाज। दिशा नायक देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर हैं। और शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित जेएनयू की पहली महिला कुलपति हैं। और पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक हैं। तो ये सभी महिलाएं आप नोट कर लें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट पर भारत का सबसे बड़ा एरो लाउंज लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा कोचीन एयरपोर्ट। तो केरल के कोचीन एयरपोर्ट में भारत का सबसे बड़ा एरो लाउंज लॉन्च किया गया है। अब ये लाउंज क्या होता है? तो दोस्तों यह बहुत बड़ा स्पेस होता है एयरपोर्ट पर, ठीक है, जहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। तो अभी तक भारत में जितने भी एयरपोर्ट हैं उन सभी में सबसे बड़ा लाउंज बनाया गया है कोचीन एयरपोर्ट में। और इसका उद्घाटन किया है केरल के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन ने। दोस्तों ये जो लाउंज बनाया गया है यह 50,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि एयरपोर्ट से रिलेटेड हैं। तो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी एसीआई की रैंकिंग के अनुसार विश्व का 10वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट अभी हाल ही में बना है। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू एयरपोर्ट लद्दाख के न्योमा में बनेगा। गुवाहाटी हवाई अड्डा डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बना है। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। ईटानगर के होलोंगी में स्थित एयरपोर्ट का नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट किया गया है। और देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा लेह हवाई अड्डा बना है। और हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है। पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन है? दिल्ली एयरपोर्ट। अयोध्या इंटरनेशनल हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है। 21 एयरपोर्ट वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार किन 2 शहरों के बीच एक औद्योगिक शहर डेवलप करेगी? आंसर हो जाएगा झांसी और कानपुर, यानी ए और बी दोनों। तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है कि झांसी और कानपुर के बीच में एक औद्योगिक शहर डेवलप किया जाएगा। और दोस्तों यह जो औद्योगिक शहर बनेगा यह लगभग 36,000 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा। यहाँ पर एक एयरपोर्ट भी डेवलप किया जाएगा। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना अभी हाल ही में शुरू की गई है। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार लखीमपुर खीरी में 2000 करोड़ रुपए की लागत से एक बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित करेगी। अयोध्या में टाटा सन्स के द्वारा मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन की आबादी 2024 में 19,918 हो गई है। हाथरस भगदड़ की जांच करने के लिए बनाए गए न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, जो कि रिटायर्ड न्यायाधीश हैं। महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट नमन। तो दोस्तों भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता करने के लिए प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत की है। तो इसमें पूरे देश में कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिसमें जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी पेंशन से संबंधित जो मामले हैं वो निपटाए जा सकेंगे, या पेंशन में कोई दिक्कत आ रही है तो वो समस्या उनकी सॉल्व की जाएगी। इसके अलावा उन्हें जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं उनमें अगर कोई दिक्कत आती है तो इन कॉमन सर्विस सेंटर में सॉल्व की जा सकेगी। तो अभी 14 स्थानों पर ये सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जैसे नई दिल्ली, जालंधर, लेह, देहरादून, लखनऊ, जोधपुर, बेंगलुरु, गोरखपुर, झांसी, सिकंदराबाद, सागर, गुंटूर, अहमदाबाद और बेंगलोर। यहाँ पर अभी स्थापित किए जाएंगे। बाकी आने वाले 2-3 वर्षों में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे जहां पर भूतपूर्व सैनिकों की सहायता की जाएगी।
अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत को लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है समुद्र प्रताप। तो दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया है जिसका नाम है समुद्र प्रताप, और इसको डिजाइन किसने किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। और यह पहली बार है कि प्रदूषण नियंत्रण पोतों को स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है, यानी कि ये जो समुद्र प्रताप नामक पोत बनाया गया है यह एक स्वदेशी पोत है। दोस्तों, इस परियोजना में 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री का यूज किया गया है। 2024 की प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं तो देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में की गई है, और बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी बनी है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत बेंगलुरु में की गई है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में किया गया है। समान नागरिक संहिता कानून बिल पेश करने वाला और उसे लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर ओडिशा में किया गया है। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है, और ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बिहार बना है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में अवनी लेखरा ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया था? अजीत डोभाल ने। धूली खेल किस देश का पहला WHO से मान्यता प्राप्त स्वस्थ शहर बना है? नेपाल। और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहाँ खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? राजगीर। पैरालंपिक खेलों के ट्रैक इवेंट में कोई मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? प्रीति पाल। और पीएम मोदी ने किस राज्य में वधावन पोर्ट परियोजना की आधारशिला रखी है? महाराष्ट्र। पेरिस पैरालंपिक 2024 में मनीष नरवाल ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर। हाल ही में सी बॉक्स पोर्टल किसने लॉन्च किया है? अन्नपूर्णा देवी ने। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार सबसे धनवान फैमिली कौन बनी है? गौतम अडानी एंड फैमिली। एससीओ के काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट की बैठक 15 से 16 अक्टूबर को किस देश में होगी? ये पाकिस्तान में होगी। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम राजवंशों के संस्थापक और अंतिम सम्राट डिस्कस करेंगे, जैसे नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद और अंतिम शासक धनानंद था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक बृहद्रथ था। गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम और अंतिम शासक स्कंदगुप्त था। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग और अंतिम शासक देवभूमि था। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुख और अंतिम शासक यज्ञ सातकर्णी था। वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशन प्रथम था और अंतिम शासक कीर्तिवर्मन चालुक्य था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था और अंतिम शासक अथिराजेंद्र था। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था और अंतिम शासक इंद्र चतुर्थ था। तो ये राजवंश और संस्थापक हैं, इन्हें आप नोट कर लें। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स यानी वीकली करंट अफेयर्स में आपसे ये पूछा गया था कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 29 अगस्त बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, ऐप पर जो डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट आयोजित किया जाता है उसके विनर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो टॉप 3 की बात करें तो पहला स्थान स्टडी नाउ का है, दूसरा स्थान नितांत सिंह और तीसरा स्थान हरीश कुमार का है। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लें और टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको ये टेस्ट मिल जाएगा डेली करंट अफेयर्स का। तो वहां पर आप ये टेस्ट दे सकते हैं, इस रैंकिंग में आपका भी नाम हो सकता है। दोस्तों, ऐप पर आपको अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ई बुक है आपके एग्जाम के लिए। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम है, तो इसको आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है, तो चैनल मिल जाएगा। उससे ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। दोस्तों, हमारे ऐप पर जनवरी 2024 से अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी, तो इसको भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाकर के आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं और ई बुक वाले ऑप्शन पर जाकर के मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स और हाफ ईयरली करंट अफेयर्स के अलावा जीके की ई बुक भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।